Hi everyone, welcome to IMS Lucknow YouTube channel. In today's session, we are going to discuss CAT 2023 Quantitative Aptitude section of Slot 2. So पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है, इसको क्विकली रीड कर लेते हैं. Jan bought white shirts at rupees 1000 each and blue shirts at rupees 1125 each. He marked up all shirts at a price 25% higher than the average cost, then sold at 10% discount and made a total profit of 51,000. If he bought both colors, the maximum possible total number of shirts he could have bought is. सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की प्रॉफिट लॉस में. तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम देखें तो व्हाइट शर्ट का कॉस्ट 1000 है एंड ब्लू शर्ट का कॉस्ट 1125 है. इनके नंबर्स कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है ये हम एज्यूम कर सकते हैं ए एंड बी. तो हम कह सकते हैं जो टोटल कॉस्ट यहां पर आएगी दैट शुड बी 1000 ए प्लस 1125 बी. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इस सवाल में. ही मार्क्ड अप ऑल शर्ट्स एट अ प्राइस 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट. तो अगर हम सभी शर्ट्स का प्राइस 25% इंक्रीज कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्क प्राइस आएगा वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 125% होगा, जिसको यू कैन राइट CP इंटू 5/4. अब अगर हम यहां पर बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 10% डिस्काउंट है. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 10% कम, यानी कि इसका 90% होगा. तो वी कैन से कि दिस शुड बी, अब मार्क प्राइस की जगह यू कैन राइट CP इंटू 5/4 एंड 90% का मतलब हो गया 9/10. तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलती है कॉस्ट प्राइस इंटू 9/8. ये है सेलिंग प्राइस. तो अब अगर आप नोटिस करो तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है 51,000. तो अब अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये 9/8 CP में से अगर आप CP को लेस करोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस. 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 51,000. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसकी वैल्यू आपने लिख रखी है 1000 A प्लस 1125 B, ये आपको मिलेगा 51,000 इंटू 8. इसको सॉल्व करते हैं. अब ये देखो ये वैल्यू एंड दिस 51,000, ये तीनों ही 125 से डिविजिबल है. तो इसको 125 से डिवाइड करके थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इक्वेशन को. तो दिस इक्वेशन वुड बी 8A प्लस 9B इज इक्वल टू 51. 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो 125 से डिवाइड करोगे तो दैट शुड बी 8 इंटू 8. तो ये वैल्यू आपको फाइनली मिल जाती है 8A प्लस 9B इज इक्वल टू 51 इंटू 64. अब 51 इंटू 64 कितना होगा? 3264. ये वैल्यू आपको मिलेगी. अब इस इक्वेशन के अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत सारे मिल सकते हैं. हमें चूंकि नंबर ऑफ शर्ट्स की बात हो रही है तो इंटीजर सॉल्यूशंस पे ध्यान देना होगा. तो अब इसके इंटीजर सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढते हैं तो 8A प्लस 9B इज इक्वल टू 3264 लिखा हुआ है. अगर हम B को 0 रखते हैं तो A हमें एक इंटीजर वैल्यू ही देगा. अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 408 मिलेगी. बट अब ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू आपको 0 मिल रही है और सवाल में लिखा हुआ है इफ ही बॉट बोथ कलर्स. तो दिस इज नॉट वैलिड. तो ये तो गड़बड़ हो गया. अब इस तरह की इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, मैं कॉन्सेप्ट भी ब्रीफ पढ़ देता हूं. अगर आप कभी भी ऐसी इक्वेशन देखते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो आपको अगर y की एक वैल्यू y1 मिल गई है और x की एक वैल्यू x1 मिल गई है, बाई ट्रायल आपने ढूंढ लिया है, तो अगली वैल्यू के लिए क्या करना होता है? टाइप क्या होता है सॉल्यूशंस का कि x की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो y के कोफिशिएंट के बराबर होगा. मतलब ये वैल्यू अगर आप कहते हो x1 माइनस बी है
तो y की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो x के कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस ए। मतलब एक को इंक्रीज करेंगे और एक को क्या करेंगे, डिक्रीज, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। तो अब अगर हम आगे देखें तो b 0 के बाद अगला जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें कब मिलेगा, जब b की वैल्यू होगी 8। उसके बाद कब मिलेगा, जब b की वैल्यू होगी 16। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको 9 लेस करोगे तो दिस शुड बी 399, फर्दर 9 लेस करोगे तो दिस शुड बी 390, और इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिल सकते हैं। अब इन सॉल्यूशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक वैलिड सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो टोटल काउंट आएगा शर्ट्स का वो 399 प्लस 8 कितना होगा, 407। यहाँ पर देखो जो टोटल काउंट आपको शर्ट्स का मिल रहा है वो क्या हो रहा है, 406। अब अगर आप आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे तो एक वैल्यू को आप देखो तो 8 से इंक्रीज कर रहे हो और दूसरे को आप 9 से डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वैल्यू कंसिस्टेंटली क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट बी में 8 का है जबकि ए में जो डिक्रीज है वो 9 का है। तो अगली वैल्यू 405, 404 इस तरीके से मिलेगी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से। क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ही कुड हैव बॉट। तो मैक्सिमम पॉसिबल शर्ट्स अगर हमें पता लगाना है तो आंसर शुड बी 407। सो आंसर शुड बी 407। तो इस सवाल में प्रॉफिट लॉस के बेसिक चीजों के साथ साथ अलजेब्रा का ये जो लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के का इंटीजर सॉल्यूशन, ये भी कहीं ना कहीं चेक हो रहा है। तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो वेरिएशन टॉपिक से, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ अ प्रेशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सीता हैज अ स्टोन ऑफ 18 यूनिट्स वेट। सी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस with distinct integer weights. If the difference between the highest and lowest possible total prices of the pieces is 2,88,000, then the price of the original stone is. तो इस सवाल का मीनिंग अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो आपको बताई गई है कि जो प्राइस होता है इज प्रपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। तो अगर हम 18 के हिसाब से चलें कि भाई इनिशियली जो ओरिजिनल स्टोन था, जो हमारा ओरिजिनल स्टोन था, तो हम कह सकते हैं इसका जो प्राइस है वो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 18 है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324x मान लेते हैं, 324x। अब हम जिन 4 पीसेस की बात कर रहे हैं उसके बारे में देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये जो 4 पीसेस हैं इनकी वैल्यू इंटीजर है और डिफरेंट है, और लिखा है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल टोटल प्राइसेस। टोटल प्राइस को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता लगाना है कि हम किस तरीके से ब्रेक करें तो प्राइस मैक्सिमम आएगा, किस तरीके से ब्रेक करें तो प्राइस मिनिमम आएगा। तो देखो मिनिमम प्राइस के लिए क्या करना चाहिए कि आपको ना जो गैप है वो ज्यादा रखना चाहिए। अब जैसे मान लो एक पीस हमने 1 वाला ले लिया, एक 2 वाला ले लिया, एक 3 वाला ले लिया, तो 18 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 1 + 2 + 3 6 होता है, और एक 12 वाला ले लिया। तो अब अगर हम प्राइस की बात करें तो 1 का स्क्वायर तो x आ जाएगा इसका प्राइस, 2 का स्क्वायर 4x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9x आएगा, और 12 का स्क्वायर 144x आएगा। ये प्राइस आएगा। इसको ऐड करोगे तो देखो क्या वैल्यू मिलती है, 144 + 9 153, 157 एंड 1, सो दिस इज 158x। और अगर हम क्लोजेस्ट पॉसिबल लें, मतलब इस गैप को क्लोज करने की कोशिश करें, और सम भी 18 होना चाहिए, इंटीजर्स भी डिफरेंट होने चाहिए, तो अगर हम देखो एक को 3 लेते हैं, एक को 4 लेते हैं, एक को 5 लेते हैं, तो 3 + 4 7 + 5 12, तो एक को 6 लेना होगा। तो क्लोजेस्ट पॉसिबल लेने पर जो आपको प्राइस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर तो 9x हो जाएगा, 4 स्क्वायर दिस शुड बी 16x, 5 स्क्वायर 25x एंड 6 स्क्वायर इज 36x। तो अभी अगर आप नोटिस करो तो आपको प्राइस क्या मिल रहा है, 36 + 25 इज 61, 61 + 16 76, 76 + 9 इज 86। तो अब आपको ये मिलता है 86x।
तो ये हो गया इसका मिनिमम पॉसिबल प्राइस और ये हो गया इसका मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। अब इसका डिफरेंस जो है वो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे x के फॉर्म में अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो ये डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस 6 2, 15 माइनस 8 72, 72x मिलता है। इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में बताई गई है। तो अब देखो सवाल में क्या आपको बताया गया है उसको आप ध्यान से देखो। तो इस सवाल में आपको बताया गया है कि ये जो 72x है ये है 2,88,000। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 288 को 72 से डिवाइड करोगे दिस वुड बी 4, सो 4000 आपको x की वैल्यू मिलती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्राइस ऑफ द ओरिजिनल स्टोन। तो ओरिजिनल स्टोन का प्राइस, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 324x। यहां पे देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो 324 इंटू 4000 विच इज 1296000 which is your fourth option. So we can say this option D is correct. So not a very difficult question. I would rate it an easy one. हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हमें इसको लोएस्ट के लिए एज क्लोज एज पॉसिबल इसको ब्रेक करना होगा, और हमें अगर प्राइस ज़्यादा करना है तो डिफरेंस जो 4 पीसेस का है वो मैक्सिमाइज करना होगा। तो हमने 1 2 3 और 12 रखा है ना। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, अगेन अरिथमेटिक के सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वहां से है। तो इसमें देखो क्विकली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं सवाल को। सो अनिल बोरोज 2 लाख एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपने SICI में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर पर एनम इंटरेस्ट रेट 8% है लेकिन हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो हम 6 मंथ्स पे अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 4%। तो बेसिकली हम इसको 4% इंक्रीज कर देंगे 6 महीने पे, और फिर से 4% इंक्रीज कर देंगे 6 महीने पे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह के केसेस में हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो 4% 4% 4% 4% ये ऐड करते जाओगे तो 4 + 4 इसमें 8 नहीं आएगा, बल्कि ये सक्सेसिव है, पहले बढ़ा दिया और फिर बढ़ा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ ही रिपेज 10,320 एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो एक साल के बाद 10,320 पे कर दिया है। तो अब जो रिमेनिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो बचा हुआ होगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा अगले 2 सालों का। पूरा लोन क्लोज कब किया है, देखो इस सवाल में लिखा हुआ है एंड क्लोजेस द लोन एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो पूरा लोन ये 3 साल पे कंप्लीट करते हैं, पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। द टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर 3 इयर्स इज नियरेस्ट टू। तो आपको अप्रोक्सीमेट जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो जो प्रिंसिपल था वो कितना था, वो था 2 लाख 200,000, ये था हमारा प्रिंसिपल। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ईयर 1 की। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो पे किया वो कितना था, तो हमने 4% 2 बार बढ़ाया है। तो आप एक फॉर्मूला भी पढ़ते हो कि अगर हम A% का इंक्रीज करते हैं और फिर B% का इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएं तो दिस शुड बी A + B + A × B/100। तो उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप 4% दे रहे हो, फिर 4% दे रहे हो, और फिर ये क्या होगा 4 × 4/100 लिख दोगे, तो ओवरऑल में कितना आएगा 8.16%। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का वो 8.16% होगा 2 लाख का। तो अगर हम 1 लाख की बात करते तो ये क्या हो जाता 1%, 8,160 हो जाता। अब 2 साल की बात करोगे तो हो जाएगा 16,320 रुपीज। अब इसमें से पेमेंट कर दिया, इसमें से हमने पे कर दिया, कितना पे कर दिया 10,320 ये पेड है। तो अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा कितना 6,000, 6,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो अब अगर हम अगले 2 साल की बात करें फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, अगर हम नेक्स्ट 2 इयर्स की बात करें तो नेक्स्ट 2 इयर्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं
कि अगले 2 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये 2 लाख रुपए तो बचे ही हुए हैं, और यहाँ पे 6,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग और रह गई थी, तो अब हमारा प्रिंसिपल होगा 2,06,000। दिस शुड बी दी प्रिंसिपल। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 4%, फिर 4%, फिर 4% और फिर 4% हमें 4 बार बढ़ाना होगा। तो अगर हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये 4 मिलके बन जाता है 8.16%, और ये जो 4 और 4 है ये मिलके बन जाता है 8.16%। अब इन दोनों पे अगर आप यही फॉर्मूला यूज करते हो तो 8.16 प्लस 8.16, 8.16, ए प्लस बी का मतलब 8.16, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे अपॉन 100। तो अब देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 16.32 हो गई, और ये वैल्यू 8 इंटू 8 64, तो 16 है तो 64 65 कुछ आएगा, 0.65 आएगा। तो अगर हम ऐड करें 0.65 को और 8.32 को तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू देगा, ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, 17% के आसपास होगा, 17%। तो अब अगर देखो तो ये 17% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, इधर मैं लिखता हूं अब, तो हमें 17% कंपाउंड इंटरेस्ट देना है 2 साल का। तो ये 17% किस चीज का देना है, 17% ऑफ 2,06,000 देना है। तो 2 लाख का 17% कितना होता है, 2 लाख का 17% हो जाएगा 34,000 अप्रोक्सीमेटली, और 6,000 का आप 17% निकालोगे तो 6,000 का 17% कितना होगा, 17 इंटू 6 102 होता है। तो ऑलमोस्ट ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये 1020 मिल जाएगा। ऐड कर दोगे तो 35,000 रुपीज के आसपास ये इंटरेस्ट आता है ना। तो अब अगर आप देखो तो यहां सवाल में आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो अभी आप जो पेमेंट फाइनल यहाँ पे कर रहे होगे वो 2,06,000 से 35,000 रुपए ज्यादा। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप कितना अमाउंट पे करेंगे, जरा देखिए, अमाउंट आप पे कर रहे होंगे 2,41,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 35,000 इसमें ऐड करते हैं तो दिस शुड बी 2,41,000। तो आपने टोटल बैंक से लोन लिया था 2 लाख रुपए, आप 10,000 रुपए के आसपास पहले भी पे कर चुके हो, अभी आप 41,000 और पे कर रहे हो। तो 41,000 और 10,000 सब ऐड करोगे तो 51,000 से ज्यादा ये आंसर आना चाहिए। और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी थी, ऑप्शंस भी बहुत क्लोज नहीं थे, तो हम कह सकते हैं ये 51,000 समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। देखो 41,000 तो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा पे किया, और शुरुआत में आप 10,000 यहाँ पर ये 10,000 आप और पे कर चुके हो, तो 51,000 समथिंग शुड बी योर आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। हाँ, अगर आप परसेंटेज के एप्लीकेशंस या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करते हैं देन दिस क्वेश्चन वुड बी इजी। अगर आप प्योरली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अगला सवाल अरिथमेटिक के टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से है, इसको क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं। Ravi is driving at 40 km per hour. Vijay is 54 meter behind Ravi, moving in the same direction. Ashok is coming from the opposite direction at 50 km per hour and is 225 meter away from Ravi. The speed at which Vijay should drive so that all three cross each other at the same point and time is. तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सवाल को। तो विजय रवि से पीछे है, रवि की और विजय की डायरेक्शंस सेम है, और अजय रवि के अपोजिट है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। इनका जो डिफरेंस है वो 54 मीटर का है, और रवि और अजय के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 225 मीटर। स्पीड रवि की गिवन है 40 kmph, और अशोक की भी गिवन है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और विजय की स्पीड हमें नहीं मालूम है, वी कैन एज्यूम इट टू बी x किलोमीटर पर आवर। अब अगर डायरेक्शन सेम है और इन सभी को एक साथ मिलना है एक पॉइंट पे, तो विजय और रवि की मीटिंग का टाइम अगर हम निकालें तो दिस टाइम शुड बी 54 डिवाइडेड बाई
x माइनस 40 इंटू 5/18 अगर हम सेकेंड्स में निकालना चाहते हैं तो यहां पे टाइम क्या आना चाहिए 225। अब रिलेटिव स्पीड यहां पे देखो डायरेक्शंस अपोजिट है, रवि की और अजय की डायरेक्शंस क्या है अपोजिट है, तो सम ऑफ स्पीड यहां पे मिलेगा। सो दिस शुड बी 40 + 50 इंटू 5/18। अब 5/18 का इस सवाल में रोल नहीं रहा क्योंकि ये कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है देखते हैं। सो 90 इंटू 54 इज इक्वल टू 225 इंटू एक्स माइनस 40। कैंसिल कर लेते हैं, 15 से कैंसिल करते हैं तो दिस वैल्यू वुड बी 6, दिस वैल्यू वुड बी 15, 3 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब फर्दर कुछ कैंसिल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 इंटू 50 ओवर ये मिलेगा 108 और इधर आपको मिलेगा 5x माइनस 200। तो x का वैल्यू शुड बी 308 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 61.6। तो ये एक काफी इजी क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पेशली द रिलेटिव स्पीड। तो 61.6 शुड बी योर आंसर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का सवाल है। मीनू परचेजेज अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट 1000 एंड सेल्स टू कानू एट 20% प्रॉफिट। कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. Meenu then sells the same pair to Tanu. If the total profit made by Meenu from all transactions is rupees 500, then the percentage of profit made by Meenu when she sold to Tanu is. तो इसमें 3 लोगों का जिक्र है, किसी का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बन सकता है। तो अब हम पहली बार बात कर रहे हैं जब हम मीनू और कानू का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। तो अब अगर हम देखें इस केस में जो कॉस्ट प्राइस आएगा किसके लिए, मीनू के लिए, वो कितना आएगा 1000 आएगा, ये दिया हुआ है। और जो सेलिंग प्राइस आएगा मीनू के लिए वो 20% ज्यादा, तो कितना आएगा 1200 आएगा। अब इसके बाद क्या बात की गई है, इसके बाद कानू की बात की गई है कि कानू ने मीनू को वापस सेल कर दिया। तो कानू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, वो 1200 था। और कानू के लिए अगर आप देखो तो इनका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, 20% लॉस पे सेल किया है। सो 1200 में से अगर आप 20% लेस करोगे तो 240 लेस करोगे तो क्या आएगा 960 आ जाएगा। अब तीसरी बात इस सवाल में क्या की गई है समझो, तीसरी बात की गई है कि अब मीनू ने वापस इस चीज को सोल्व किया किसको, तनु को। तो अब अगर हम देखें तो अब मीनू का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है मीनू का वो हो चुका है 960 क्योंकि उसने वापस 960 में परचेस किया है। और अब मीनू का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि मीनू को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 200 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मीनू का होना चाहिए था, प्रॉफिट वो कितना होना चाहिए था, टोटल ट्रांजेक्शन में उसको 500 का प्रॉफिट हुआ है। तो 500 में से 200 का तो पहले हो चुका है, तो दिस शुड बी 300। तो 300 का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें 300 रुपए यहां ज्यादा लेने होंगे, जो कि कितने हो जाएंगे 1260। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया मीनू का और यही तनु के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो आपको 300 का जो प्रॉफिट है वो 960 पे हुआ है और इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 6 से, तो दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 16। 4 से डिवाइड करते हैं तो दिस शुड बी 4 एंड दिस शुड बी 25। सो फाइनली आपको ये जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है इट इज नथिंग बट 125/4 एंड 125/4 कितना होगा 31.25%।
So option C is correct. So not a very difficult one. I would say this is an easy question. अगले सवाल पे मूव करते हैं. तो अगला सवाल अलजेब्रा के लॉग टॉपिक से है. इसको देखते हैं क्विकली. लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो देखो क्या लिखा हुआ है. लॉग ऑफ एक्स एंड √3 ये बेस है. तो लॉग की देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो जनरली पता होनी ही चाहिए. 4 ही मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. तो लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये क्या होता है? दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी. लॉग ऑफ ए अपॉन बी करोगे तो क्या मिलता है? लॉग ए माइनस लॉग बी मिलता है. एक चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि लॉग ऑफ ए बेस बी अगर लिखा हुआ है तो यू कैन राइट इट एज लॉग ए अपॉन लॉग बी. अब आप अपने हिसाब से जो भी मर्जी वो बेस ले सकते हैं. लॉग ऑफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए. लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है. सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो लॉग में आपको आनी ही चाहिए, है ना. हाउएवर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस क्वेश्चन में लिखा है लॉग ऑफ एक्स बेस √3. इस पे अगर हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या? लॉग ऑफ एक्स बेस √3 जो है इसको वी कैन राइट लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ √3. और इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3. अगला जो टर्म लिखा हुआ था लॉग ऑफ 25, तो 25 होता है 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर होता है तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 इंटू लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट है. इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे? जो अगली वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है? लॉग ऑफ 0.008. तो 0.008 को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 8 अपॉन 1000. और बेस क्या है? एक्स है. तो 8 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या? 125. तो 1 अपॉन 125 लिख सकते हो. बेस क्या है आपका? एक्स है. तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो यहां पे पहली वैल्यू हो गई आपकी 2 लॉग एक्स अपॉन लॉग 3. दूसरी वैल्यू में अगर आप देखो तो ये 2 log 5 ऊपर में आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? log x आ रहा है. और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये अल्टीमेटली इसको चेंज करके लिखोगे तो log 1 अपॉन 125 क्या होगा? log 1 अपॉन 125 क्या होगा? log 1 माइनस 3 log 5. तो log 1 0 होता है तो हो जाएगा माइनस का 3. ये हो जाएगा कितना? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब ये फाइनली क्या मिलने वाला है? ये आपको मिलने वाला है log ऑफ 1 जो कि 0 है माइनस log ऑफ 125. बेस x है तो आप चेंज कर सकते हो इस बेस को, तो आप लिख सकते हो log ऑफ 125 बेस x. तो ये तो 0 ही वैल्यू हो जाएगी, है ना. और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? log 125 अपॉन log x आएगी. तो देखो अल्टीमेटली ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन जाता है. तो ये 2 log x है अपॉन log 3 है. ये वैल्यू हो जाएगी 2 log 5 अपॉन log x. और ये आपको मिल जाएगा माइनस का log x ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3 log 5. तो log 5 भी कैंसिल हो जाता है और log x भी कैंसिल हो जाता है तो माइनस का 2/3 मिलेगा. तो अल्टीमेटली देखो ये बहुत सिंपल इक्वेशन में अब रिजॉल्व हो गया. इधर सॉल्व कर लेते हैं. तो आपको देखो ये जो वैल्यू मिली है क्या मिली? माइनस का 2/3 मिली. और ये सब अगर नोटिस करो तो किसके बराबर थे? 16/3 के बराबर थे. ये यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ था log ऑफ 0.008 हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, बेस एक्स. ये वैल्यू फाइनली क्या थी? 16/3 के बराबर थी. तो अब अगर देखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/3 प्लस 2/3. तो आपको ये इक्वेशन मिल गया 2 log x अपॉन log ऑफ 3 इज इक्वल टू 16/3 में 2/3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाता है डायरेक्टली. तो आपको यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर. log ऑफ x स्क्वायर है इज log ऑफ
3 की पावर 6, तो एक्स स्क्वायर आपको 3 की पावर में 6 मिल जाएगा। तो आपको एक्स क्या मिल जाएगा? एक्स आपको मिल जाएगा 3 का क्यूब। तो अब अगर एक्स 3 का क्यूब मिल गया तो आपका आंसर क्या होगा? अब अगर x 3 का क्यूब है तो आपका आंसर, ये थोड़ी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है, कुछ इरेज कर लेते हैं, है ना। जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी उसको हटा रहे हैं यहां से। तो जैसे ही आप x निकाल लेते हो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अब x का वैल्यू 3 क्यूब है, x का वैल्यू 3 क्यूब है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है log ऑफ 3x स्क्वायर, और बेस क्या है? 3 है। तो आप इसको क्या लिखोगे? log बेस 3 है और 3 के बाद एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3 की पावर 6 होगा, तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 7। तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक लॉग। तो ये लॉग का एक आसान सा सवाल था। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को आप अगर सही से यूज कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इजी वन। अगला सवाल देखते हैं। Let k be the largest integer such that the equation x minus 1 square plus 2kx plus 11 is equal to 0 has no real root। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, रूट्स वगैरह की बात की गई है, तो आपको बेसिक चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस वुड बी एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको अच्छे से फॉर्मेट में लिखें तो 2k माइनस 2x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बेसिक चीज पढ़ते हैं कि अगर रूट्स रियल नहीं है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 2k माइनस 2 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा? 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k, और माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 12 विच इज 48 इज लेस देन 0। तो ये पूरी इक्वेशन देखो 4 से डिविजिबल है। तो फाइनली दिस वुड बी k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k एंड माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 12 इज लेस देन 0। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 11 लेस देन 0। तो क्या हम इसको ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं? तो ब्रेक ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रेक अगर हम नहीं भी कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, अब यहां पे देखो सवाल ना लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू के बारे में है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो हमारा k इंटू के माइनस 2 है, ये जो वैल्यू हमें मिली k इंटू के माइनस 2, ये हमें लेस देन 11 मिलनी चाहिए। तो अब हम k की वैल्यू अगर देखो लार्जेस्ट 5 रख देते हैं अगर, तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 रखते हैं तो ये कम मिलेगा, 4 इंटू 2 8 होता है, और 5 इंटू 3 करोगे तो 15 होता है। तो k की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 2, ये आपको 8 मिलेगा। 8 मिलेगा तो ऑब्वियसली ये सही है। तो यानी कि हम k की वैल्यू क्या रख सकते हैं? लार्जेस्ट 4 रख सकते हैं। तो अब यहां से अगर हम k की वैल्यू 4 रख सकते हैं तो आपसे क्या पूछा गया है? k अपॉन 4y प्लस 9y, इसके बारे में सवाल। तो k की जगह जैसे ही आप 4 रखोगे दिस वुड बी 1 अपॉन y प्लस 9y। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो अब मैं यहां पे AMGM इनइक्वालिटी आप यूज कर सकते हो। तो एक AMGM इनइक्वालिटी होती है जो बोलती है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है? ज्यादा होता है। काफी फेमस इनइक्वालिटी है ये कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम 1 अपॉन वाई का और 9y का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेम वैल्यूज विच इज 1 बाई वाई एंड 9y। तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? दो वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? 1 बाई वाई प्लस 9y डिवाइडेड बाई 2 आएगा।
एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट होता है दो वैल्यूज का, तो 1/y इंटू 9y करोगे, तो हम कह सकते हैं यहां से हमें रिजल्ट मिलता है 1/y प्लस 9y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये वैल्यू देखो 3 आएगी, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो ये 6 से आपको ज्यादा मिलना है, यानी कि 6 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं आंसर शुड बी 6, 6 इज द मिनिमम वैल्यू जो यहां पर हमें मिलने वाली है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इन अ रेक्टेंगल ABCD, तो देखो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि भाई ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। AB का वैल्यू कितना है, 9 है, और BC का वैल्यू कितना है, 6 है, तो इधर भी ये 6 ही आएगा। अब पॉइंट्स आप ले रहे हैं, लाइन पे एक पॉइंट आपने लिया P, और BC लाइन पे एक पॉइंट Q है, पॉइंट्स P and Q लाई ऑन BC, such that areas of region ABP, तो ABP क्या है, ट्रायंगल है, एंड APQ भी क्या है, ट्रायंगल है, एंड AQCD जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एरियाज और एरिया के बारे में बताया गया है कि एरिया ऑफ AQCD, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो 4 टाइम्स है इस ट्रायंगल के एरिया का। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एरिया है हमारा x, तो ये एरिया ऑब्वियसली 4x आएगा, और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बीच की वैल्यू क्या होगी, इनका स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन का, तो 4x इंटू एक्स करोगे तो 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होगा 2x, तो ये एरिया आपका क्या आएगा, 2x आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस PQ एंड दिस। तो देखो हम देखें तो यहाँ जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके हाइट तो सेम है, बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी, छोटी सी लाइन, जस्ट 1 सेकेंड, एक लाइन हमने मान लो ऐसे खींच दी, ये लाइन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर AQ को देखें तो AQ क्या है, AQ डायगोनल का काम कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसके ऊपर भी रेक्टेंगल में डायगोनल, तो अगर ऊपर का एरिया x प्लस एक्स 2x है तो ये एरिया भी 3x आएगा। अब ये टोटल तो 4x था, टोटल 4x था, उसमें से 3x यहां पर है, तो नीचे का एरिया क्या होगा, x हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते थे। अब अगर देखो तो ये टोटल एरिया कितना है, यहाँ पे हमें टोटल एरिया कितना मिल रहा है, टोटल एरिया हमें मिल रहा है 2x 4x, x सब जोड़ दोगे तो 7x मिल रहा है, 7x मिल रहा है। अगर हम इस डायगोनल को ऐसे मिला लें, मान लो हम A और C को मिला लें, तो हम कह सकते हैं AC के ऊपर कितना एरिया आएगा, 3.5 आएगा, AC के नीचे कितना एरिया आएगा, 3.5 आएगा। भाई दोनों बराबर होने चाहिए, रेक्टेंगल है ना, तो डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब देखो 2x प्लस एक्स मिलके 3x होता है, तो ये छोटा सा जो एरिया है 0.5x आएगा। तो अब अगर देखो तो यहाँ पे आपको एरिया 0.5 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, एक तरह से 1x 2x 0.5x। अगर हम ट्रायंगल को कंपेयर करें तो अगर इन तीनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है तो बेसिस का रेशियो भी तो यही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं रेशियो 1:2:0.5 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो दिस शुड बी 2:4:1, सो 2:4:1 इज योर थर्ड ऑप्शन। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो ये सवाल एक इजी सवाल ही था। तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बेसिक सा यूज हो रहा है कि एरियाज का जो रेशियो है, अगर हाइट सेम है तो बेसिस के रेशियो के बराबर होगा, अगर बेसिस सेम है तो हाइट के रेशियो के बराबर होगा। सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो कैट 2023 स्लॉट 2 के हैं उसको हम लोग अगले यूट्यूब वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।